Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 2 of chapter number 3, that is data pre-processing technique. Okay, ये lecture number 2 है. इसके अंदर हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं. इससे हमारे चैप्टर 3 इस लेक्चर में फिनिश हो जाएगा. टोटल 6 चैप्टर है, उसमें से 3 चैप्टर्स हमारे आज हो जाएंगे. 3 चैप्टर्स यानी थर्ड नंबर का चैप्टर्स हमारा आज हो जाएगा. ओके, लेक्चर नंबर 1 में हमने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स देखे थे एंड रिमेनिंग टॉपिक्स हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. फर्स्ट टॉपिक है डेटा रिडक्शन. तो डेटा रिडक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं. डेटा रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द वॉल्यूम और साइज ऑफ डेटा व्हाइल प्रिजर्विंग द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड यूजफुल पैटर्न्स प्रेजेंट इन द ओरिजिनल डेटा सेट. ओके, सो डेटा रिडक्शन के अंदर क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम डेटा का वॉल्यूम एंड साइज को रिड्यूस करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है, जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है उसे हम प्रिजर्व करते हैं, यानी उसको चेंज नहीं होने देते, बस वॉल्यूम एंड साइज को रिड्यूस करते हैं. आपने फाइल कॉम्प्रेसिंग सुना होगा, उसी तरह डेटा रिडक्शन भी वर्क करता है. लार्ज डेटा सेट में कंटेंट थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ फीचर्स. तो लार्ज डेटा सेट के अंदर क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ फीचर्स होते हैं. प्रोसेसिंग सच एज डेटा कैन रिक्वायर मोर स्टोरेज, मेमोरी, कंप्यूटेशन टाइम एंड प्रोसेसिंग पावर. तो इससे क्या होता है, डेटा को ज्यादा स्टोरेज लगता है, ज्यादा मेमोरी लगती है, ज्यादा टाइम लगता है, किसमें, लार्ज डेटा सेट को हैंडल करने में. ओके, सो डेटा रिडक्शन हेल्प्स टू क्रिएट अ smaller representation of original data without significantly affecting the results of data analysis. तो डेटा रिडक्शन की वजह से क्या होता है, उसी डेटा सेट का एक स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है. ओके, स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है एंड जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, ओरिजिनल डेटा है, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता. ओके, सो दिस इज डेटा रिडक्शन. अभी व्हाट आर द नीड्स ऑफ डेटा रिडक्शन? फर्स्ट इज रिड्यूस द साइज ऑफ डेटा सेट. सेकंड इज रिड्यूस स्टोरेज रिक्वायरमेंट. अगर साइज हमने रिड्यूस कर दी तो स्टोरेज भी कम लगेगा. डिक्रीज प्रोसेसिंग टाइम, प्रोसेसिंग टाइम भी कम लगता है. स्टोरेज कम, साइज कम, तो प्रोसेसिंग टाइम भी कम. इंप्रूव द इफिशियंसी ऑफ डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस की इफिशियंसी बढ़ जाती है. रिमूव इरिलेवेंट और रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इरिलेवेंट है, रिडंडेंट है, यानी डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन है, डबल रिकॉर्ड्स है, उसे हम रिमूव करते हैं. कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग अल्गोरिदम, उससे मशीन लर्निंग अल्गोरिदम्स की भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है. मेक लार्ज डेटा सेट इजी टू विजुअलाइज एंड अंडरस्टैंड. अभी जो लार्ज डेटा सेट है उन्हें जब हम रिडक्शन के फॉर्म में क्रिएट करते हैं तो वो इजीली हम विजुअलाइज कर सकते हैं एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, सो मेन डेटा रिडक्शन टेक्निक्स कौन कौन सी है, ये सब हमें डिटेल में पढ़ने हैं. फर्स्ट है डायमेंशनलिटी रिडक्शन, सेकंड है फीचर सिलेक्शन, थर्ड है फीचर एक्सट्रैक्शन, फोर्थ है डेटा क्यूब एग्रीगेशन एंड फिफ्थ है न्यूमेरिसिटी रिडक्शन. ओके, लेट्स सी वन बाय वन. First is dimensionality reduction. So dimensionality reduction is the process of reducing the number of features of dimensional in the data set while retaining as much as useful information as possible. यानी जितने भी फीचर्स है डेटा के अंदर उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स एक्सट्रैक्ट करना. जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उतनी एज मच एज इंफॉर्मेशन एज मच एज पॉसिबल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एक्सट्रैक्ट करना, extract the important features, it's called dimensionality reduction. For example, suppose a data set has 100 features. After dimensionality reduction we may present the data using 10 dimensions. यानी 10 dimensional के थ्रू ही हम डेटा वो शो करते हैं. अगर 100 फीचर है तो कॉमन मेथड कौन कौन से है, पीसी है प्रिंसिपल कंपाउंड एनालिसिस. जिन्होंने प्रैक्टिकल का लेक्चर देखा है असाइनमेंट 1 उन्हें पीसीए पता होगा. ओके, ये कोड के अंदर यूज किया जाता है. एलडीए है लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, एसवीडी है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, टीएसएनई है फॉर विजुअलाइजेशन. हमने अभी तक पीसीए पढ़ा है प्रैक्टिकल के अंदर. ओके, पीसीए फंक्शन कोडिंग के थ्रू डिटेल में पढ़ा है. हमें थ्योरी पार्ट में इतना डिटेल लेने की जरूरत नहीं, लेकिन हमने प्रैक्टिकल में लिया है. सेकंड है फीचर सिलेक्शन. तो फीचर सिलेक्शन क्या कहता है, फीचर सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द मोस्ट रिलेवेंट फीचर. जो मोस्ट रिलेवेंट फीचर्स है, रिलेवेंट यानी सॉरी,
relevant यानी most important features, most needed features, okay, for from the original data set and removing the irrelevant or redundant features. तो feature selection के अंदर क्या होता है, we can select the most relevant features, most needed features from the original data set and remove the irrelevant यानी not needed features and redundant features यानी duplicate features को हम remove कर देते हैं, यानी जो जरूरी है उन्हें extract करते हैं and others are removed, okay. In feature selection, the original features are retained. We only select a subset of them. Okay. For example, suppose we have age, blood pressure, cholesterol, weight, height, patient ID, phone number, address. ये सब डेटा है हमारे पास एक आदमी का. इसमें से हमें अगर डिसीज प्रेडिक्शन करना है, यानी उस आदमी को क्या डिसीज हुआ है ये हमें प्रेडिक्ट करना है, तो हमें इन 4 फीचर्स की जरूरत है ना. इसमें से एज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट, इस पे से हम डिसीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. सो these features we extracted from the patient information, okay. So this is feature selection. सेकंड है फीचर एक्सट्रैक्शन, ओके. नेम अलग है, सेम है बट अलग है. फीचर सिलेक्शन, फीचर कॉमन है. ये है फीचर एक्सट्रैक्शन. फीचर एक्सट्रैक्शन क्या कहता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू फीचर्स फ्रॉम द ओरिजिनल फीचर टू रिप्रेजेंट द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन स्मॉलर और यूजफुल फॉर्मेट. फॉर एग्जाम्पल, फीचर सिलेक्शन के अंदर हम क्या करते थे, इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते थे एंड इररिलेवेंट एंड रिडंडेंट फीचर्स को हम रिमूव करते थे. लेकिन फीचर एक्सट्रैक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट फीचर है उससे हम ओरिजिनल फीचर से न्यू फीचर्स क्रिएट करते थे, ताकि वो न्यू फीचर्स हमें इंफॉर्मेशन स्मॉलर पार्ट में शो कर सके. तो इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, फीचर सिलेक्शन के अंदर सिलेक्ट एग्जिस्टिंग फीचर्स, एग्जिस्टिंग फीचर को सिलेक्ट करो. फीचर सिलेक्शन के अंदर ये हम करते हैं. फीचर एक्सट्रैक्शन के अंदर क्या करते हैं, क्रिएट न्यू फीचर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग फीचर्स, यानी एग्जिस्टिंग फीचर्स से न्यू फीचर्स हम क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल, सपोज वी हैव, हमारे पास वेट एंड हाइट है, तो वेट एंड हाइट के थ्रू हम बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमें न्यू फीचर मिला बीएमआई, किसके थ्रू, वेट एंड हाइट. देखो वेट एंड हाइट दो फीचर थे, उसके थ्रू हमने एक ही फीचर निकाला बीएमआई, ओके. तो हम बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं हाइट एंड वेट के थ्रू. तो हमारे पास न्यू फीचर एक्सट्रैक्ट हुआ. तो डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस लिखा गया है. फीचर सिलेक्शन एंड फीचर एक्सट्रैक्शन का डिफरेंस देखो. सिलेक्ट एग्जिस्टिंग फीचर, जो एग्जिस्टिंग फीचर्स है उनमें से ही हम इंपॉर्टेंट फीचर सिलेक्ट करते हैं फीचर सिलेक्शन में. एंड फीचर एक्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, क्रिएट्स न्यू फीचर्स, जो एग्जिस्टिंग फीचर्स है उनसे हम न्यू फीचर्स क्रिएट करते हैं. ओरिजिनल फीचर्स आर रिटेन. फीचर सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, ओरिजिनल फीचर्स वैसे ही रहते हैं. एंड फीचर एक्सट्रैक्शन के अंदर न्यू फीचर्स इज क्रिएटेड. फॉर एग्जांपल, सिलेक्टिंग एज एंड बीपी, हमने कुछ फीचर्स सिलेक्ट किए एंड एग्जांपल है इसमें, इसके अंदर पीसीए कंपोनेंट्स, इजियर टू इंटरप्रेटेड, मे बी हार्डर टू इंटरप्रेटेड. देखो अभी न्यू फीचर क्रिएट करना थोड़ा हार्ड है एंड फीचर सिलेक्शन थोड़ा इजी है, क्योंकि हम उनमें से ही कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके रखते हैं, ओके. So this is the difference between feature selection and feature extraction. I hope that आपको ये समझ में आया होगा. अभी डेटा क्यूब एग्रीगेशन. डेटा क्यूब एग्रीगेशन क्या कहता है, डेटा क्यूब एग्रीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिड्यूसिंग डेटा बाय समराइजिंग डिटेल डेटा इनटू द हायर लेवल ऑफ एग्रीगेटेड डेटा. डेटा क्यूब एग्रीगेशन क्या कहता है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर डेटा रिड्यूस किया जाता है बाय समराइजिंग, उसकी जो डिटेल है डेटा की उसको समराइज किया जाता है, ओके. इट इज कॉमनली यूज इन ओलैप, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एंड डेटा वेयर हाउसेस. फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज वी हैव सेल्स डेटा, हमारे पास सेल्स का डेटा है, जनवरी है, लैपटॉप प्रोडक्ट है, लैपटॉप जनवरी जनवरी, फेब्रुआरी, ओके. सो जनवरी के अंदर पुणे में सेल्स हुआ है 50,000, नासिक में सेल हुआ है 40,000, फिर से फरवरी में पुणे के अंदर सेल हुआ है 60,000, नासिक के अंदर हुआ है 45,000. तो हम इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग एवरी ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन एनालाइज करने की बजाय वी कैन एग्रीगेट सेल्स बाय सिटी. अभी एग्रीगेट फंक्शन देखो हम यूज करते थे, डीबीएमएस जिन्होंने पढ़ा है अच्छी तरह से सेकंड ईयर में, उन्हें एग्रीगेट फंक्शन अच्छी तरह से समझ में आएंगे. तो हमने यहाँ पे सम एग्रीगेट फंक्शन यूज किया, यानी सम यानी एडिशन कर दी. तो टोटल 2 बार पुणे है ना यहाँ पे, तो पुणे की एडिशन कर दो एंड नासिक की, दोनों की एडिशन कर दो. सिंपल, पुणे के अंदर टोटल सेल हुआ है 1 लाख
10,000 एंड नासिक के अंदर हुआ है 85,000। तो इसमें से हम डिटेल को समराइज करते हैं, यानी हाई लेवल एग्रीगेट डेटा होता है उसको रिड्यूस करते हैं, ओके, रिड्यूस फॉर्मेट में। नेक्स्ट, ये था डेटा क्यूब एग्रीगेशन एंड न्यूमेरिसिटी रिडक्शन। न्यूमेरिसिटी रिडक्शन क्या कहता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ डेटा बाय रिप्लेसिंग द ओरिजिनल लार्ज डेटा सेट विथ अ स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन while preserving the important characteristic of data। न्यूमेरिसिटी रिडक्शन के अंदर क्या होता है? जो भी डेटा होता है उसे हम, जो ओरिजिनल लार्ज डेटा सेट होता है उसे स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम दिखाते हैं, ओके। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग ऑफ और प्रोसेसिंग एवरी डेटा वैल्यू वी यूज स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन। मेन मेथड से उसके अंदर दो मेथड्स है, पैरामेट्रिक मेथड्स। पैरामेट्रिक मेथड्स क्या कहती है? डेटा इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल, फॉर एग्जाम्पल रिग्रेशन, लॉग लीनियर मॉडल्स। ये डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, बस याद रखो। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग थाउजेंड ऑफ पॉइंट्स इंडिविजुअली, अ रिग्रेशन इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंट इन देयर रिलेशनशिप। एंड सेकंड है नॉन पैरामेट्रिक। नॉन पैरामेट्रिक मतलब these methods do not assume a specific mathematical model, for example histogram, clustering, sampling, ओके, ये बस याद रखो। नेक्स्ट, जो हमने अभी तक 5 टेक्निक पढ़े, कौन किसके थे टेक्निक? डेटा रिडक्शन के। डेटा रिडक्शन के 5 टेक्निक्स थे। फर्स्ट डायमेंशनलिटी, सेकंड फीचर, थर्ड फीचर एक्सट्रैक्शन, डेटा क्यूब एग्रीगेशन एंड फिफ्थ वन इज न्यूमेरिसिटी रिडक्शन, ओके। तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो देखो। फर्स्ट टेक्निक है डायमेंशनलिटी रिडक्शन, उसके अंदर नंबर ऑफ डायमेंशंस को हम रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस नंबर ऑफ डायमेंशन। फीचर सिलेक्शन के अंदर हम नंबर ऑफ फीचर्स सिलेक्ट करते हैं, ओके। फीचर एक्सट्रैक्ट के अंदर नंबर ऑफ फीचर्स डायमेंशंस के थ्रू हम न्यू फीचर्स क्रिएट करते हैं। क्यूब एग्रीगेशन के अंदर होता है डिटेल डेटा को हम समराइज करते हैं एग्रीगेशन फंक्शन के थ्रू। एंड न्यूमेरिसिटी रिडक्शन के अंदर नंबर ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड को हम स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन पार्ट में शो करते हैं। सो दिस इज द शॉर्ट डिफरेंस, ओके। इजी तरह से कैसे याद रखना है? डायमेंशनलिटी में हम डायमेंशन को रिड्यूस करते हैं, सिलेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट फीचर सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन के अंदर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी न्यू फीचर को क्रिएट करते हैं, क्यूब एग्रीगेशन के अंदर डेटा को समराइज करते हैं, एंड न्यूमेरिसिटी में रिड्यूस द नंबर ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट, ओके। सो आई होप दैट आपको डेटा रिडक्शन ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। 5 टेक्निक्स थे उसके, कौन कौन से? डायमेंशनलिटी रिडक्शन, ओके, उसके बाद फीचर सिलेक्शन, उसके बाद फीचर एक्सट्रैक्शन, उसके बाद क्यूब एग्रीगेशन एंड न्यूमेरिसिटी रिडक्शन। दीज आर द 5 टेक्निक्स ऑफ डेटा रिडक्शन, ओके। नेक्स्ट वन इज डेटा डिस्क्रिटिसाइजेशन। तो डेटा डिस्क्रिटिसाइजेशन क्या कहता है, चलो वो देखते हैं। डेटा डिस्क्रिटिसाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल डेटा इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल और कैटेगरीज इज कॉल्ड बीन्स। यानी डेटा डिस्क्रिटाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो भी कंटिन्यूअस डेटा होता है, कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल डेटा होता है, उनको हम फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स में कन्वर्ट करते हैं। यानी कंटिन्यूअस नंबर को हम एक इंटरवल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें हम बीन्स कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एवरी एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू वी डिवाइड द वैल्यूज इनटू रेंजेस। हर एक वैल्यू अलग अलग तरीके से दिखाने से अच्छा हम उनको एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर कन्वर्ट करें तो चलेगा ना। सपोज एज का चार्ट है, देखो 18, 22, 25, 31, 35, 42, 48, 55। तो उसको अलग अलग दिखाने से अच्छा वी कैन क्रिएट ग्रुप्स, ओके। हियर 18 टू 29 उन्हें हम यंग कहेंगे। तो इन सब डेटा में से जो जो 18 टू 29 के बीच में आता है वो यंग हुए, 30 टू 39 के बीच में आते हैं वो एडल्ट हुए, 40 टू 49 के बीच में आते हैं वो मिडिल एज, एंड 50 टू 59 के बीच में आते हैं वो सीनियर। ये आप अपने हिसाब से फिक्स रेंज के अंदर आप क्रिएट कर सकते हो। एंड इनको हम कहते हैं बीन्स, ये एक बीन, ये 2 बीन, इस तरह से। Thus continuous numerical data is converted into discrete interval, यानी continuous डेटा था वो discrete फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, ओके। Why data discretization is used? So why, क्यों यूज करते हैं? इससे रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। देखो इतने सारे नंबर्स लिखने से अच्छा हमने बस सिंपली 4 ग्रुप्स कर ले। तो इससे क्या होता है, रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, मेक डेटा इजियर टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेटेड। इससे हमें डेटा समझने में आसानी होती है। रिड्यूस द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज, वैल्यूज भी कम हो जाते हैं। हेल्प सम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम मेक डेटा विजुअलाइजेशन इजियर। हम इजीली हम दिखा सकते हैं ना, यंग कौन है, एडल्ट कौन है, मिडिल एज कौन है, ओल्ड कौन है।
convert continuous attributes into categorical or interval based attributes, can reduce the effect of small variation in numerical values. Okay, so these are the needs of data discretization use. Okay, okay. नेक्स्ट उसके भी दो तरीके हैं, फर्स्ट है टॉप डाउन अप्रोच, सेकंड है बॉटम अप अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच क्या कहता है, नेम में ही रखा है, देखो इन द टॉप डाउन अप्रोच द कंप्लीट रेंज ऑफ कंटिन्यूअस डेटा इज इनिशियलाइज कंसीडर एज वन लार्ज इंटरवल, उसे हम एक लार्ज इंटरवल कह सकते हैं। देन इट इज रिपीटेडली डिवाइड इनटू स्मॉलर इंटरवल, यानी जो भी डेटा गिवन है, जो भी इंटरवल गिवन है, उसको बस टॉप डाउन अप्रोच यानी ऊपर से नीचे तक स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट करते जाओ। Therefore, it is also called splitting approach. इससे हम splitting approach भी कहते हैं। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है ट्रू फॉल्स में। टॉप डाउन अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्लिटिंग अप्रोच, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी एजेस दिए गए हैं। सपोज इनिशियली हमने बस एक ग्रुप किया 10 to 45, क्योंकि स्टार्ट 10 से है एंड 45। उसके बाद फिर से उसको स्प्लिट किया, 10 to 25 एक ग्रुप किया एंड 30 to 45 एक ग्रुप किया। फिर से उसे स्प्लिट किया, 10 to 15 एक ग्रुप किया, 20 to 25 एक ग्रुप किया, 30 to 35 एक ग्रुप किया एंड 40 to 45 एक ग्रुप किया। यानी आप जितने स्मॉल इंटरवल्स में इसे डिवाइड कर सकते हो उतने स्मॉल इंटरवल्स में इसे डिवाइड करो, इसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। ओके, सो आप आई होप दैट आपको टॉप डाउन अप्रोच समझ में आया होगा। किसका था, डेटा डिस्क्रिटाइजेशन की मेथड्स थी टॉप डाउन अप्रोच। सेकंड है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्या कहता है, चलो देखते हैं। ओके, जैसे टॉप डाउन वैसे बॉटम अप। इन द बॉटम अप अप्रोच ईच इंडिविजुअल डेटा वैल्यू इज इनिशियली ट्रीटेड एज सेपरेट इंटरवल, सबसे पहले उसे सेपरेट ही कंसीडर करते हैं, देन सिमिलर टू एडजेसेंट इंटरवल एंड कंबाइन टू फॉर्म अ लार्जर इंटरवल। जैसे हम टॉप डाउन अप्रोच के अंदर पहले सिंगल करते थे, फिर थोड़ा बड़ा, फिर उससे छोटा इंटरवल हम क्रिएट करते थे, वैसे बॉटम अप में नहीं। बॉटम अप में सबसे पहले बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएट करो, उसके बाद ग्रुप करो। ओके, देयरफॉर इज कॉल्ड मर्जिंग अप्रोच। तो इसे क्या कहते हैं, मर्जिंग अप्रोच भी कहते हैं। टॉप डाउन अप्रोच को कहते हैं स्प्लिटिंग अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच को कहते हैं मर्जिंग अप्रोच। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज एजेस का कॉलम है, इनिशियली स्मॉल ग्रुप्स के 10 11 सिंगल सिंगल डिवाइड किए, उसके बाद सिमिलरली डिवाइड किए 10 to 12, 10 20 to 22, इस तरह से। यानी बॉटम अप में क्या होता है, स्मॉल टू बिग जाता है, बॉटम अप नीचे से ऊपर तक, एंड टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे तक। ओके, सो आई होप दैट ये समझ में आया होगा। डिफरेंस देखो, स्टार्ट विथ वन लार्जर इंटरवल, स्टार्ट विथ इंडिविजुअल, स्प्लिट द डेटा, मर्ज द डेटा। ये स्प्लिट करता है टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप क्या करता है, मर्ज करता है। ऑल्सो कॉल्ड स्प्लिटिंग, ऑल्सो कॉल्ड मर्जिंग, ये याद रखो। लार्ज टू स्मॉल एंड स्मॉल टू लार्ज। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डेटा डिस्क्रिटाइजेशन टेक्निक। अभी कौन कौन से टाइप है वो देखो। टू इंपॉर्टेंट टेक्निक्स आर, फर्स्ट इक्वल विड्थ बाइंडिंग एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी बाइंडिंग। दोनों सिंपल है। इक्वल विड्थ बाइंडिंग क्या कहता है, इक्वल विड्थ बाइंडिंग डिवाइड्स द एंटायर रेंज ऑफ डेटा इनटू अ फिक्स नंबर ऑफ इंटरवल वेयर ईच इंटरवल हैज अ सेम विड्थ, यानी इक्वल विड्थ के थ्रू, इक्वल इंटरवल के थ्रू हम डेटा को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द विड्थ इज इक्वल बट द नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज इन ईच बिन में बी डिफरेंट। एडवांटेजेस क्या है, सिंपल टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड, यूज टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। डिसएडवांटेज क्या है, इफ द डेटा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर हमने उस डेटा को इक्वल विड्थ में नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया। सम बिन्स में कंटेन मेनी वैल्यूज व्हाइल अदर्स में कंटेन वेरी फ्यू वैल्यूज। ओके, एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी बाइंडिंग के अंदर क्या होता है, डिवाइड्स द डेटा इनटू बीन्स सच दैट ईच बीन कंटेन अप्रोक्सीमेटली सेम नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज, यानी हर एक बीन के अंदर सेम नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज होने चाहिए। वैसे इक्वल विड्थ के अंदर था क्या, नहीं, इक्वल विड्थ के अंदर सिर्फ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर कितने भी वैल्यूज हो सकते हैं, लेकिन इक्वल फ्रीक्वेंसी के अंदर सेम नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज होने चाहिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वल डेप्थ बाइंडिंग। फॉर एग्जाम्पल 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 ये नंबर्स दिए। सो इन्हें हमने 4 ग्रुप्स किए। फर्स्ट किया 10 15 20 25, सेकंड किया बीन 1, बीन 2 किए 30 35 40 45, बीन 3 50 55 60 65। सो ये 3 ग्रुप्स हमने किए। अभी तीनों ग्रुप्स के अंदर नंबर सेम है, देखो 4 4 4, तो ये इक्वल फ्रीक्वेंसी है। लेकिन इक्वल वेट में वैसे नहीं होता, आपको बस विड्थ इक्वल रखनी है, लेकिन नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो ईच बीन एग्जैक्टली कंटेन 4 वैल्यूज। इंपॉर्टेंट देखो, इन इक्वल फ्रीक्वेंसी बाइंडिंग नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच बीन अप्रोक्सीमेटली इक्वल बट द वेट ऑफ ईच बीन मे बी डिफरेंट। ओके,
Advantages: handles unevenly distributed data better. Each bin get approximately same number of observation, useful when data is highly skewed. Disadvantage क्या है? Bin boundaries may be irregular. Boundaries आप कैसे भी set कर सकते हैं. Require sorting of data. Okay. So I hope that आपको ये दो टेक्निक समझ में आई होगी. Okay. Next. And the last topic of the chapter is Introduction to Exploratory Data Analysis, EDA. ओके तो ईडीए क्या कहता है, चलो पढ़ते हैं. एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ईडीए इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग, समराइजिंग एंड विजुअलाइजिंग अ डेटा सेट टू अंडरस्टैंड इट्स मेन कैरेक्टर्स, पैटर्न, रिलेशनशिप, एनामोलीज बिफोर परफॉर्मिंग फर्दर एनालिसिस और बिल्डिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल. जब भी डेटा के ऊपर प्रोसेस करते हैं तो उस डेटा को एग्जामाइन करना, समराइज करना, विजुलाइज करना, उस डेटा सेट को समझना, उसके अंदर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसके अंदर क्या रिलेशनशिप है, उसके अंदर क्या एनोमलीज है, ये सब काम कौन करता है? ईडीए. ओके, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. इन सिंपल वर्ड्स, ईडीए मींस एक्सप्लोरिंग द डेटा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेटा टेलिंग अस. सिंपल वर्ड्स में बता जाओ, ईडीए क्या है? डेटा को एक्सप्लोर करो कि डेटा हमें क्या कहना चाहता है. ओके, ईडीए हेल्प्स अस टू आंसर द क्वेश्चन सच एज. ईडीए क्या हेल्प करता है? व्हाट टाइप ऑफ डेटा डू वी हैव. आपको क्वेश्चन पूछा कौन सा डेटा है आपके पास, ये आंसर आप कर सकते हो ईडीए के थ्रू. हाउ मेनी रिकॉर्ड्स एंड फीचर आर प्रेजेंट, आर देयर मिसिंग वैल्यूज, आर देयर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, what are the minimum and maximum values, what are the average value, any these types of question you can answer through EDA. If you can done exploratory data analysis on the data, means you can examine, summarize, visualizing and understand, then main characteristic, then find out patterns, then find out relationship, then find out anomalies in the data set, you can give the answer of such questions. Okay, so this is EDA. Why EDA is important? EDA is important step in data science process. EDA हमने पहले भी सुना होगा, कहाँ पे सुना होगा वो भी बताता हूँ. लाइफ साइकिल या फिर प्रोसेस के अंदर चैप्टर 1 में आपने EDA सुना होगा. EDA is important step in data science because it helps us understand the data set before applying statistical technique or machine learning algorithm. जब भी हम machine learning algorithm या फिर statistical techniques कोई भी यूज अप्लाई करते हैं, उससे पहले हमें डेटा को समझने के लिए EDA इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, नेम में ही एक्सप्लोर करो, सिंपल. मेन पर्पस क्या है? अंडरस्टैंड द डेटा सेट, वही सब. आइडेंटिफाई मिसिंग वैल्यूज, डिटेक्ट आउटलायर, फाइंड पैटर्न एंड ट्रेंड्स, अंडरस्टैंड रिलेशनशिप, डिटेक्ट एरर एंड इनकंसिस्टेंसीज. सो टाइप ऑफ ईडीए देखो, अनवेरिएट एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ वन वेरिएबल एट अ टाइम. हर एक बार एक ही वेरिएबल का एनालिसिस करो. फॉर एग्जांपल, एनालाइजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट मार्क. अभी आप स्टूडेंट मार्क के ऊपर फोकस कर रहे हो, उसको एनालिसिस कर रहे हो, तो कौन कौन से कॉमन मेथड है? मीन अप्लाई करो, मीडियन अप्लाई करो, मोड अप्लाई करो, हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हो मार्क्स का, बॉक्स प्लॉट कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो. ओके, सेकंड है बायवेरिएट एनालिसिस. बायवेरिएट यानी दो वेरिएबल को एक साथ एनालिसिस करो. दो वेरिएबल यानी स्टडी आवर्स वर्सेस मार्क्स. तो इसका एनालिसिस कैसे कर सकते हो? स्टडी आवर्स कितने की एंड मार्क्स, स्कैटर प्लॉट करो, कोरिलेशन करो, क्रॉस टेबुलेशन, ये सारे मेथड्स है. देन मल्टीवे, इन मेथड्स को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, ईडीए हमें थ्योरेटिकल टॉपिक है, बस याद रखो. मल्टीवेरिएट एनालिसिस, मल्टी यानी 3 और मोर वेरिएबल साइमल्टेनियसली. फॉर एग्जांपल, एज प्लस इनकम प्लस एजुकेशन प्लस स्पेंडिंग. आपकी एज क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपका एजुकेशन क्या चल रहा है एंड आप स्पेंड कितना कर रहे हो. तो इसके लिए मेथड है कोरिलेशन मैट्रिक्स, हीट मैप, पेयर प्लॉट, मल्टीवेरिएट विजुअलाइजेशन. जो डेटा साइंस का जिनको डेटा साइंटिस्ट बनना है ना, वो इसको डिटेल में पढ़ो. सिलेबस में पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन जिनको डेटा एनालिटिक्स या फिर डेटा साइंटिस्ट बनना है वो इसे अच्छी तरह से पढ़ो. ओके, तो यहाँ पे चैप्टर 1 हमारा एंड होता है, लास्ट टॉपिक था. सिलेबस देख लेते हैं. वेट, सिलेबस देखना जरूरी है. TYBCS देखो, फर्स्ट लेक्चर में हमने ये टॉपिक देखा था, डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक. उसके अंदर डेटा क्लीनिंग के अंदर मिसिंग वैल्यूज, नॉइजी डेटा, इनकंसिस्टेंट. डेटा इंटीग्रेशन पढ़ा. डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रीस्केलिंग, नॉर्मलाइजिंग, बाइनराइजिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, लेवल एंड वन हॉट एट. ये फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा. एंड सेकंड लेक्चर में ये सब टॉपिक हमने क्लियर किए. डेटा रिडक्शन पढ़ा, उसके अंदर डायमेंशनलिटी, फीचर,
फीचर एक्सट्रैक्शन, डेटा क्यूब एग्रीगेशन, न्यूमेरिसिटी रिडक्शन। देन हमने डेटा डिस्क्रिटाइजेशन देखा, अप्रोच ऑफ डेटा डिस्क्रिटाइजेशन, टॉप डाउन एंड बॉटम अप वो भी देखा, टाइप्स देखे, इक्वल विड्थ बाइंडिंग एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी बाइंडिंग, एंड लास्ट टॉपिक देखा इंट्रोडक्शन टू एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जिसे हम ईडीए कहते हैं। सो दिस इज सिलेबस, करो टैली कर लो, एक भी टॉपिक बचा नहीं, सारे टॉपिक कवर कर दिए। कितने चैप्टर थे? 6 चैप्टर है। कितने कंप्लीट हुए? 3। 4th चैप्टर इजी है, देखता हूँ एक लेक्चर या फिर 2 लेक्चर, इसी तरह सिलेबस कंप्लीट करना। आज हमारा 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ चैप्टर 3 के साथ। 6 चैप्टर है, 3 चैप्टर कंप्लीट हुए, यानी 50% हमारा काम हो चुका है। ये भी याद रखो। पढ़ाई कितनी की आपने वो मुझे नहीं पता। ओके, so if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. PDF is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.